हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं और अकाउंटिंग्स का जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाल दिया है। और उसी के साथ शॉर्ट में जो नॉलेजेबल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे नाबार्ड क्या होता है, G20 क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको शॉर्ट्स में यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी के साथ आज का जो हम है स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग कंटेंट आपके अपने चैनल में, जो 2018 के 20 क्वेश्चंस से स्टार्ट होगा आज का। ठीक है, तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पता है क्या करना है। एज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, ना ही उसमें पैसा लगता है, बट आप अगर एक भी सब्सक्राइब करते हैं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जैसे उनको भी हेल्प हो सके। तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। रहतिया आवर्त अनुपात में रहतिया का संबंध मापा जाता है औसत विक्रय से, कुल क्रय से, विकृत माल की लागत से, कुल संपत्ति से। तो देखिए इसमें सीधा आंसर बन रहा है विक्री माल की लागत से, यानी कि 2 इज द राइट आंसर होगा। इंग्लिश में समझे तो कॉस्ट ऑफ अ गुड सोल्ड। ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे MCQs मैंने करवाए हैं, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग, ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट। ये यहाँ पे याद रखिएगा, BHU नॉट वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है, नॉट हेल्प टू इंक्रीज करेंट रेशियो। ठीक, issue of debenture to buy stock, issue of debenture to pay creditors, sales of investment to pay creditors या availing बैंक overdraft to buy machine। अब हिंदी में इसको अगर हम समझें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा चालू संपत्ति की वृद्धि में सहायता नहीं मिलती है। चालू संपत्ति की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इसके ऑप्शंस हिंदी में भी समझ लीजिए। यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमको मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्टॉक क्रय के लिए ऋण पत्र जारी करना, लेनदारों के भुगतान के लिए ऋण पत्र जारी करना, लेनदारों के भुगतान, विनियोगों का विक्रय, मशीन क्रय करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लेना। तो देखिए आपको मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4th, यानी कि मशीन क्रय करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट लेना। अब मशीन, अगर हम इसका एक 2016 में ऐसे क्वेश्चन आया था कि मशीन क्रय करने के लिए नगद मशीन क्रय किया, नगद मशीन क्रय किया, तो ऐसा ये ऑप्शन आया, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, चालू संपत्ति में वृद्धि में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका सही होगा इसमें। और उसमें था ओवरड्राफ्ट नहीं, बल्कि उसमें था कैश। ठीक, कैश उसमें दिया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट अब हम समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट्स फॉर कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट या रिडीमेबल डिबेंचर्स। कौन सा ध्यान में रखा जाता है, कौन सा आता है, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में अगर हम समझे तो अम्लपरक अनुपात की गणना में निम्नलिखित दायित्वों में से किसे ध्यान में रखा जाता है। व्यापारिक लेनदार, देय विपत्र। तो सही आंसर है ना, वो है ABC, यानी कि 3rd वाला। जैसे इसमें देखिए क्या दिया है, पहला कि व्यापारिक लेनदार, ठीक, B वाला देय विपत्र, और C वाला दिया है आदित्य व्यय। बैंक ओवरड्राफ्ट से इससे मतलब नहीं है। और E अगर दे दे ऑप्शन में तो इसे ना ही समझिएगा। ऐसे ऑप्शंस में जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं CVT का या फिर BHU का, तो E वाले ऑप्शंस ज़्यादातर सही नहीं होते हैं, इसलिए मैं ये अनुमानित लगा रहा हूँ, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 3rd वाला सही होगा। ठीक है, अगर इसमें दिया होता ABCDE या फिर दिया होता ABCDE की जगह पे, जैसे यहाँ पे विमोचन ऋण पत्र है, तो यहाँ पे अगर दिया होता ऑल ऑफ दीज तो उसमें मान जाता कि हाँ ये सही है। बट यहाँ पे E की जगह पे हम समझ सकते हैं कि जो आपका 3rd वाला है, यहाँ पे देख लें ज़रा हम। ठीक है, 3rd वाला आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे, इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड अ डिक्रीज इन इन्वेंट्री शुड बी reported as a deduction from net income in determining cash flow from operating activities, and addition to net income in determining cash flow from operating activities, and increase in investing activities not reported। रोकड़ प्रवाह विवरण में इन्वेंट्री में कमी को दर्शाया जाना चाहिए। इसका हिंदी में समझ लें, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के निर्धारण में आय से कटौती के रूप में, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के निर्धारण में आय में जोड़ के रूप में, या विनियोग क्रिया में वृद्धि के रूप में, या कहीं नहीं दर्शाया जाता है। तो देखिए इसमें मैं बता दूं, आपका जो राइट आंसर होगा वो है 2 नंबर, यानी कि परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह के निर्धारण में आय में जोड़ के रूप में होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे, कैश फ्लो ऑपरेशन of cash flow operating activities is calculated as net profit plus increase in current assets and net profits plus decrease in current liability operating profit plus adjusting in current asset and current liability not profit after tax। हिंदी में अगर समझे तो परिचालन से रोकड़ अथवा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना होती है। अब यहाँ पे दिया है शुद्ध प्लस चालू संपत्ति में वृद्धि द्वारा, शुद्ध लाभ प्लस चालू दायित्वों की कमी द्वारा, परिचालन लाभ प्लस
चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व समायोजन द्वारा या कर पश्चात शुद्ध लाभ द्वारा। इसका जो सही आंसर वो है 3, यानी कि परिचालन लाभ प्लस चालू संपत्ति तथा चालू दायित्व समायोजन द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू AS3 रिव्यू परचेज ऑफ फर्नीचर असेट ट्रेड। अब यहाँ पे क्रय स्थायी संपत्ति दिया है, AS3 संशोधित के अनुसार स्थायी संपत्ति का क्रय किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए AS3 में क्या था, अगर ध्यान से देखें तो वहाँ पे था कैश। एक मिनट लिख के मैं बता दूँ, कैश था, ठीक है, कैश फ्लो ऐसे वहाँ उसमें AS3 में था। AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक। ये मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे नंबर 6 पे है डिप्रिशिएशन, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उसमें 32 तक का है उसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि AS3 अकॉर्डिंग टू AS3 रिव्यूज परचेज ऑफ एसेट इज ट्रेडेड एज। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो 4th है, यानी कि विनियोग क्रय। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन करेंट एक्सपेंसेस। डिप्रिशिएशन, वेजेस, सैलरीज, रेंट एंड द प्रीमिसेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। निम्नलिखित में से गैर रोकड़ व्यय का उदाहरण है। अब गैर रोकड़ व्यय आपको पता होगा, गैर रोकड़ व्यय जो होता है वो हराश होता है, क्योंकि ये 2016 में आया था क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ नेट प्रॉफिट 70,000, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिबेंचर ये 1,000 है, ठीक है, 1,000। उसके बाद इनकम टैक्स पेड 70,000, देन इंटरेस्ट कन्वरेज रेशियो विल बी 7 टाइम, 8 टाइम, 14 टाइम या 15 टाइम। शुद्ध लाभ कर पश्चात 70,000, ऋण पत्रों पर ब्याज भार 10,000 रुपया तथा ब्याज अक्षाधित अनुपात होगा 7, 8 या 14 या 15 गुना। यहाँ पे देखेंगे तो एक टेबल बना हुआ है और यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। इसको ध्यान से अगर हम समझें, और इसी में 2 क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले में। तो ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, बट इसको हम समझेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको इसी में से लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाला देखिए दिया है यहाँ पे 28 एंड 29, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब उसके बाद जैसा होगा देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं इसके वाले आंसर को। इसमें जो है 27 का जो सही आंसर है वो है आपका 15 टाइम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका जो देखते हैं 28 और 29 का, इसमें जो है ये देखिए दिया हुआ है पूरा, ठीक। इसके ध्यान से देख लीजिए, विनियोग खाता में कितना दिया है, ये दिया है, दोनों मिक्सअप है, मिक्स क्वेश्चंस हैं और दोनों का आंसर दिया है। जैसे इसमें दिया वर्ष के दौरान क्रय की गई सभी मशीनरी का मूल्य क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है 1,26,000, 1,39,200 या 18,000 या 6,000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18,000। और यहाँ पे जो दिया है व्हाट इज़ द कैश फ्लोज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इसका जो सही आंसर है वो है 31,000, ठीक। अब इसको जो है ये क्वेश्चन हम एक बार अच्छे से समझेंगे कि देखिए कहना क्या चाहता है। देखिए कंपनी से संबंधित सूचना यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए ये डेट आप देख लीजिए, और यहाँ पे दिया विनियोग खाता, मशीनरी, लागत दर, ह्रास प्रावधान। अब यहाँ पे आपको बोला है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने पास रखे प्रारंभिक विनियोगों में 40% भाग यानी कि 25% लाभ पर बेच दिया, और वर्ष के दौरान एक मशीन जिसकी लागत 12,000 रुपये थी, 71,7200 रुपये थी और 6,000 में बेच दिया। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बने हैं और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आंसर मैं आपको बता दिया हूँ, अगर आप कहेंगे तो एक बार हम इसे अलग करेंगे और फिर क्वेश्चन लगाएंगे, बट इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। हम अगर आपका कमेंट आएगा तो इसको हम नेक्स्ट में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, अगर आप कहेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 30 नंबर पे। गिवन इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो 12% एंड सेल्स इज ₹21600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए गुड्स सोल्ड का मतलब पूछा है, ठीक है। हिंदी में अगर समझे तो सकल लागत अनुपात 25%, शुद्ध लाभ है 12%, विक्रय है 21,600 रुपये, तो विकृत माल की लागत, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समान लागत पूछा है। तो देखिए जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम करेंगे और इसका आंसर जो आएगा वो होगा 4th, ठीक है, 16,200 रुपये। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके साथ ही मैं इसको बता दूंगा जितने भी मैथमेटिक्स क्वेश्चन हैं उनका हम अलग से क्लास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी हों और आपको डिटेल में तुरंत फटाक से समझ में आ जाए, ठीक है। एरर्स इन द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स अफेक्टेड, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। बताया है कि व्यक्तिगत तथा वार्षिक खातों में हुई अशुद्धियों का प्रभाव किस पर पड़ता है। अब यहाँ पे एरर्स बताना है कि इनमें से किस पे पड़ता है। देखिए सबसे पहले अगर हम ट्रेड अकाउंट की बात करें
तो देखिए ये स्टार्टिंग में बनता है, इसका प्रॉब्लम इस पे पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, इसको बोलते हैं समायोजन, जो मतलब कि आता है आपके कंपनीज के लिए, ठीक। तो इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमें बैलेंस शीट पे, क्योंकि लास्ट में जब एंड ऑफ ईयर होगा तब सारा प्रभाव बैलेंस शीट पे पड़ेगा। इसलिए जो कई सारे रूल्स बने हैं जिनको बोलते हैं हम लोग क्लियरिफिकेशन बोल सकते हैं, अशुद्धियों को हटाने के लिए, तो उसका उपयोग किया जाता है, और लास्ट में बैलेंस शीट को सही करने के लिए उसका सही उपयोग किया। जो भी कुछ भी होगा वो सब आपका बैलेंस शीट पे आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। नेक्स्ट दिया है, डिप्रिसिएशन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द असेस्ट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर बिजनेस, नेट प्रॉफिट इज अ लायबिलिटी टू द कंसर्न। बोला है कि असत्य निम्नलिखित में से छांटिए। इसमें दिया है, तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। अब एक बार समझिए, तलपट में दिया है अंतिम रहतिया, ठीक। अब अंतिम रहतिया मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक। अब क्या वो लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है? सोचिए पहले, क्या ये सही है या गलत है, ठीक। फिर उसके बाद आप देखिए, ह्रास के मूल्य को प्रभावित करता है, ह्रास संपत्ति के मूल्य को प्रभावित करता है, जी हाँ करता है। आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए आय है, जी हाँ आपने भी समझा है कि हाँ ये आय है। शुद्ध लाभ संस्था के लिए एक दायित्व है, तो जी शुद्ध लाभ भी संस्था के लिए दायित्व हो जाता है, ठीक। इसका जो सही आंसर है वो क्या है मैं बता दूं आपको, जी पहला वाला। बैलेंस में दिया गया जो अंतिम रहतिया होता है वह लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाया जाता है? प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, सुनिधि ट्रायल बैलेंस कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड है 1200 रुपये, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रेडिटर्स है 1800, क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 1600 और द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज, यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1000, 1400 to 200, 2200, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दिया है, सुनिधि के तलपट में निम्नलिखित सूचनाएं सामने, प्राप्त छूट इतना है, लेनदारों को छूट में संचय 1800, लेनदारों पर छूट के लिए 1600 का प्रावधान, लाभ हानि खाते में क्रेडिट होगी, इनमें से कौन सा? और यही आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहा है 33 का, ठीक। क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ ले रहे हैं ध्यान से, इसमें पूछा क्या है। यहाँ पे बोला है कि डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 1200 का, ठीक, 1200 का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। अब प्रोविजन डिस्काउंट जो है क्रेडिटर्स का 1800 है ही, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट से प्रोविजन डिस्काउंट क्रेडिट 1600 रुपया फिर बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अमाउंट टू बी क्रेडिट, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो है 1000 इज़ द राइट आंसर होगा। हिंदी में अगर हम देख लें एक बार तो सेम वही है, इसमें पूछा ही है कि कितना लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया जाएगा इन प्रावधानों को देखते हुए, तो उसका जो सही आंसर है 1000 होगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो रहा है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपको कल मिलेगा, और इसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन वाली कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं बनाता हूँ जिस पे आपको मिलेगा जैसा कि मैंने बताया, नाबार्ड से रिलेटेड, फेमा से रिलेटेड, फीफो लीफो, ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा। बैंकिंग जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं 1 टाइम्स या लर्नर वाले, तो लर्न वाले वो सब आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। आपको इच्छा हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब करना बड़ी बात नहीं है, फ्री है, बट मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे मोटिवेटेड होता हूँ मैं और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, शेयर